ओके ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बेहतर होंगे। अब हम लोग थर्ड फोर्थ पार्ट में घुस चुके हैं और जल्दी ही इस वीक में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले वीक के पहले क्लास तक आपको आप मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। फिर जैसा कि आप लोगों ने अपनी चाहत दिखाई कि वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का चॉइस भी वही रहा और मुझे भी लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए हम आपको फिर एक बार क्वेश्चंस डालते हैं और आप लोग तो इसमें काफी स्मार्ट हो, इसका जवाब तो आप दे ही दोगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। बाल्कन प्लान ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क की, बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क की, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, डी वीपी मेनन के मस्तिष्क की। यस, गुड, करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे ये स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करें, भी जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, फिर नेहरू एवं जिन्ना को साथ साथ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, जी सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करे। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो माय स्टूडेंट्स। बी करिए, जिन्ना को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करे। दैट शुड बी बी। हाँ, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि ए उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, बी इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निसहाय थी, सी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, और डी भारत स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। हाँ, राइट। अब बहुत स्मार्ट हो गया बच्चा लोग, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, डी कांग्रेस के महासचिव थे। नहीं, बी, बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी इज द करेक्ट आंसर, यू आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान में शामिल होने के मुद्दे पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनमत संग्रह कराया गया था। माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान में शामिल होने के मुद्दे पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र का जनमत संग्रह कराया गया था।
एक सिंध, 2 बलूचिस्तान, 3rd उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। जस्ट आंसर द क्वेश्चन। B, yes, correct. Correct answer, my students. All of the 5 to 5 questions, 5 to 5 answers are correct. You are 100% correct. अब my students स्टडी हमने आपको स्वतंत्रता के उपरांत भारत, ये 7 है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि देखो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां थी। आज़ादी के पश्चात स्वतंत्रता एवं विभाजन के उपरांत राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देखो इसमें हम मुद्दों को इतना साइंटिफिकली, इन मुद्दों को हम इतना साइंटिफिकली डाल देंगे कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आसानी से इस मुद्दे को डील कर सकते हो। जैसे अब स्वतंत्रता एवं विभाजन के पश्चात जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती पर हम लोगों को गौर करना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कई तरह के चैलेंजेस। पहली चुनौती तो आपको यह है कि हमने पाकिस्तान के रूप में जितना बड़ा भूभाग गंवाया, उससे बड़ा भूभाग हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। और वह भूभाग क्या था? 563 देशी रियासत। जो 563 देशी रियासत के भूभाग थे, वो भूभाग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम कैसे उस भूभाग पर का भारत में विलय करें। इतने बड़े भूभाग को भारत में विलय करना, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम जितने बड़े भूभाग पाकिस्तान में हमने खोया था, उससे बड़ा भूभाग खो देते अगर देशी रियासतों का विलय नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है, हम राष्ट्र बन ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा पूरे भारतवर्ष में वो पूरा जो छोटी और बड़े रियासत इस तरह से बिखरे पड़े थे, उनमें से कुछ भी अगर हमारा पार्ट नहीं बनता तो हमारे देश के अंदर विदेश की स्थिति होती। तो पहली चुनौती हमारी थी देशी रियासतों का विलय। जैसे इसमें तो आपने देखा होगा कि हाँ, एक और भी हम लोग कर लेते हैं। सॉरी, जैसे पहली चुनौती हमारे सामने थी कि भारत का विभाजन हुआ था, और भारत के विभाजन का शरणार्थियों की समस्या थी। शरणार्थी मतलब यही समझिए, इस विभाजन में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। ये दंगे, जो पीड़ित लोग हैं, वो पीड़ित लोग मतलब बच्चे, मासूम बच्चे, महिलाएं, वो सब निशाना बनी दंगाइयों के। और दोनों तरफ मतलब एक तरह से समझिए तो क्रूरता का तांडव हुआ। मतलब ये विश्व का वन ऑफ द 10 ट्रेजेडीज में भारत का विभाजन की गणना होती है। मतलब देखो, भले ही हमारे जो हुक्मरान है वो 15 अगस्त 1947 को लाल किला से झंडा फहरा रहे थे और एक
एक स्वतंत्र भारत की घोषणा कर रहे थे कि इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। लेकिन कॉमन पीपुल को विभाजन, स्वतंत्रता के साथ विभाजन मिला और विभाजन ने उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा कुछ लोगों को पहुंचाई। तो अब विभाजन का जो अध्ययन है, वो विभाजन के अध्ययन का तरीका भी बदल गया है, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक बड़ी जो समस्या हमारी थी वह विभाजन एवं शरणार्थियों विभाजन एवं शरणार्थियों की चुनौती का सामना करना। विभाजन एवं शरणार्थियों की चुनौती का सामना करना, यानी जो विभाजन होगा और फिर जो शरणार्थियों की चुनौतियां होगी, वो विभाजन के बाद शरणार्थियों की चुनौतियों का सामना करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था देशी रियासतों का विलय। देशी रियासतों का विलय, जैसे मैंने आपको बताया कि 563 देशी रियासत फैले हुए थे। उन देशी रियासतों को फिर दोबारा कैसे हम भारत का हिस्सा बनाए, तो वो हमारे सामने चुनौती थी। और तीसरी चुनौती थी एक प्रजातांत्रिक संविधान के माध्यम से औपनिवेशिक समाज का आधुनिक राष्ट्र के रूप में गठन। एक प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण, क्योंकि एक औपनिवेशिक समाज को हमें आधुनिक राष्ट्र के रूप में गठित करना था, एक प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण आवश्यक था। चौथा हमारे सामने क्या चुनौती थी? चौथी थी विशाल भौगोलिक आकार और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण जो विविधता में एकता का उदाहरण। अब देखिए, जैसे हम आपको बताएंगे कि हमने राष्ट्रवाद का जो सबसे आरंभिक मॉडल तैयार हुआ वो पश्चिम में तैयार हुआ, लेकिन जो पश्चिम के राष्ट्र का मॉडल था वो हमारे भारतीय राष्ट्र के मॉडल से बिल्कुल अलग था। उनका भौगोलिक आकार छोटा था, वहाँ कम सांस्कृतिक विविधता थी, लेकिन हमारे समक्ष एक विशाल भारतवर्ष था और बहुत ज्यादा विविधता थी। माने हम महाद्वीपीय आकार के थे। मैं आपको बताऊंगा, कुछ ब्रिटिश अधिकारी जैसे जॉन स्ट्रेसी ने कहा कि भारत यूरोप की तरह, भारत तो राष्ट्र बन नहीं सकता। उसमें हमने कैसे राष्ट्र का तो विशाल भौगोलिक आकार एवं सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करना। सांस्कृतिक विविधता के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करना। तो ये हमारा चौथा फैक्टर है। पांचवा क्या था? कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय। कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय। ये पांचवा फैक्टर है। और छठा फैक्टर है भारत का
आर्थिक पुनर्निर्माण। छठा फैक्टर है भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण। तो छठा फैक्टर है भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण को ले लेंगे। और सातवां फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान निर्धारण। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान निर्धारण मतलब एक स्वतंत्र विदेश नीति। ये 7 फैक्टर्स करने हैं माय स्टूडेंट्स, और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आप बड़ी आसानी से इसको कर लो। देखो, पहला है भारत का विभाजन। तो भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थियों का संकट तथा उनका भारत की राजनीति एवं विदेश नीति पर प्रभाव। ओके, तो देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो आप पढ़ते रहना इसको। मतलब विभाजन का प्रभाव संविधान पर क्या पड़ा, भारत की घरेलू नीति पर क्या प्रभाव, भारत की विदेश नीति पर क्या पड़ा, दक्षिण पूर्व एशिया पर क्या पड़ा, ये सब हम देखते हैं, ये हम देखेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे घटना हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली। उसमें भी दिलचस्प बात यह होगी कि वे 15 अगस्त की तिथि को माउंटबेटन ने क्यों चुना। तो 15 अगस्त की तिथि को माउंटबेटन ने इसलिए चुना क्योंकि 15 अगस्त के दिन ब्रिटिश के लिए वन ऑफ द लकीएस्ट डे था, क्योंकि 15 अगस्त के दिन जापानियों ने ब्रिटेन के सामने समर्पण किया, जापानियों ने समर्पण किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो 15 अगस्त की तिथि को चूंकि जापानियों ने समर्पण किया था, तो ब्रिटिश ने उसको वन ऑफ द लकीएस्ट डे माना, और वन ऑफ द लकीएस्ट डे मानते हुए और ब्रिटिश ने उसे एक तरह से सेलिब्रेट किया। उसके लिए बहुत सफलता का दिन था। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देना हल्का। ब्रिटिश के लिए बहुत ही बड़ा सफलता का दिन था। तो लॉर्ड माउंटेन ने 15 अगस्त के दिन को ही चुना। लेकिन 15 अगस्त का दिन जब प्रकाशित हुआ तो हमारे यहाँ के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने 15 अगस्त की तिथि को माना कि 15 अगस्त की जो तिथि है वह तिथि अपशकुन सूचक है, दैट इज अ बैड ओमेन फॉर इंडिया। यह इंडिया के लिए यह तिथि बेहतर नहीं है, यह इंडिया के लिए जो यह तिथि है यह ऑस्पिशियस डे नहीं है। अब हमारे नेतागण चिंतित हो गए, क्योंकि अगर आप कोई शुभ कार्य करने लगते हो उसमें अगर कोई उचित तिथि नहीं मिलती है तो आपको निराशा होती है। और यह तो राष्ट्र, अब नया राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और वह तिथि स्वतंत्रता की गलत हो रही, तो नेतागण कुछ चिंतित हो गए। तो फिर नेतागण एक बार लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचे, बोले कि देखिए अगर यह तिथि बदल देते तो बेहतर होता। तो लॉर्ड माउंटबेटन काफी झुंझलाया उस पर। उसने कहा कि भाई आप लोगों को जब यही करना था तो पहले आप ज्योतिषी भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर से ही बात कर लेते, फिर तिथि निर्धारित करते। अब ये 15 अगस्त की तिथि को बदलना टेढ़ी खीर है, क्योंकि अब इसके लिए फिर हमें लंदन जाना पड़ेगा, फिर एक दूसरे तिथि की मंजूरी लेनी होगी, उसको फिर पार्लियामेंट से पारित कराना होगा। इट वॉज गोइंग टू वेरी आर्जुअस प्रोसेस, ये साधारण प्रोसेस नहीं है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक अपना उपाय सुझाया कि देखिए, फॉर वी इंग्लिश पीपल द midnight and after 12 o'clock the day starts, but for Indians whenever in the, you can see in the early morning when sunshine starts, so after sunshine the date starts. So better to, you have to observe your date and I have to observe my date on midnight. You can celebrate it, क्योंकि for you people this is the 14th August, not 15th August. इसलिए आप देखोगे कि मिडनाइट में पार्लियामेंट का सेशन खोला गया फिर, और 15 अगस्त के मिडनाइट में
नेहरू का प्रसिद्ध स्पीच हुआ और भारत ने आज़ादी की खुशियां मिडनाइट में मनाई, क्योंकि अगर सुबह का सवेरा हो जाता और तब अगर वो आज़ादी को इंडिया ने औपचारिक रूप से लिया होता तो वह फिर एक एस्ट्रोलॉजर की तिथि के मुताबिक अच्छे दिन नहीं होते। उसी में नेहरू का प्रसिद्ध भाषण हुआ कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट द होल वर्ल्ड स्लीप्स द इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब पूरी दुनिया सो रही है तो इंडिया एक नए सवेरा की ओर जग रहा है। सवेरा लेकर तो आया, लेकिन जो दंगे पहले आप शुरू हुए थे 19 कलकत्ता किलिंग के साथ 46 में, वो भी समाप्त हो चुके थे। और जो 25 मार्च को जो दंगे मार्च में मुस्लिम लीग ने पंजाब में और अकाली दल दोनों की टकराहट हुई थी और पंजाब में जो दंगे छिड़े थे वो दंगे भी समाप्त हो चुके थे। एक तरह से 15 अगस्त के दिन जिस समय आज़ादी की खुशियां 14 अगस्त की नाइट में मनाई जा रही थी मिडनाइट में, तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन होकर कल होकर यानी 15 अगस्त के दिन लाहौर में दंगे हो, लाहौर और अमृतसर में, और वहीं से फिर दंगे पंजाब में बुरी तरह फैल गए। तब तो बंगाल थोड़ा शांत रहा और ये दंगे फैल गए पंजाब में। जब पंजाब में दंगे फैले तो इसने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया। सबसे बड़ी चीज है कि 15 अगस्त के नाइट में इधर के जो अधिकारी थे उधर वो डिफंक्ट कर गए, उधर के अधिकारी इधर डिफंक्ट कर गए। तो जो कॉमन पीपल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा भी नहीं कर पा रही थी और पुलिस और आर्मी भी कॉम्युनलाइज हो चुकी थी, उस पर भी संप्रदायवाद का प्रभाव पड़ चुका था। तो अब जो इतनी मुश्किलें आ गई, तब तक 16 अगस्त से पहले बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। 16 अगस्त के दिन दिल्ली में लियाकत अली खान भी आए और मोहम्मद अली जिन्ना भी, और फिर वही जो जिसको कहते हो रेड क्लिफ और जिसको आप कहते हो बाउंड्री कमीशन, तो बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट रेड क्लिफ कमीशन की खुली वही 16 अगस्त के दिन। और उसमें पहले पाकिस्तान को निराशा हुई, चूंकि पाकिस्तान की आंखें कलकत्ता पर गड़ी हुई थी। पूर्वी पाकिस्तान तो मिला था, उसको पता है, तो कलकत्ता को मानता था बंगाल का हार्टलैंड, और इधर भारत की आंखें गड़ी हुई थी लाहौर पर, चूंकि लाहौर को मानता था पंजाब का हार्टलैंड। तो लाहौर पाकिस्तान को मिल गया तो थोड़ा कांग्रेस को निराशा हुई और इंडियंस को निराशा हुई, और उधर कलकत्ता मिल गया मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को। तो कलकत्ता हिंदुस्तान को मिल गया, उससे लीग को निराशा हुई, जिन्ना को निराशा हुई, लेकिन दोनों ने बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर। कहते हैं कि अगर गुरदासपुर का जिला हमें नहीं मिला होता, इट कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव टुवर्ड्स कश्मीर थ्रू लैंड रूट। लेकिन चलिए, गुरदासपुर का जिला कम से कम मिला, जो कश्मीर से हमारा लिंक बना। अब जब दंगे फैल गए और चारों तरफ जब दंगों ने उग्र रूप धारण कर लिया, तो पंजाब से बहुत सारे शरणार्थियों का जत्था, जो हिंदू और सिख शरणार्थी, उनका जत्था दिल्ली आना शुरू हुआ। तो जब उनका जत्था दिल्ली आना शुरू हुआ, 5 लाख शरणार्थी दिल्ली में आकर इकट्ठे हुए, तो दिल्ली में दंगे छिड़ गए और दिल्ली में फिर मुस्लिम जनसंख्या असुरक्षित हो गई, वहां मुसलमानों पर ज्यादा हमला हुआ और यहां पर दिल्ली में भी स्थिति बड़ी खराब हो गई। तो यही स्थिति है। उस समय गांधी जी नुआखाली के दंगे रोकने के बाद वो कलकत्ता चले आए थे और कलकत्ता में ही सुहरावर्दी के साथ हिंदू मुस्लिम एमिटी, जो हिंदू मुस्लिम शांति है, उसकी अपील कर रहे थे। यह वही सुहरावर्दी था जो 1 वर्ष पहले कलकत्ता किलिंग के लिए उत्तरदायी था, परंतु अब गांधी जी के साथ वो कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी या सांप्रदायिक सद्भाव की अपील कर रहा था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त के दिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम ने गलवाही डालकर एक दूसरे के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया। वहां पर कोई वेनम, कोई कड़वापन नहीं देखा गया, एंड इट वाज रियली अ मैटर ऑफ इट वाज अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर एवरीबडी कि हाउ वाज इट पॉसिबल कि कलकत्ता सेलिब्रेटेड the Hindu Muslim amity at that time, because there was not such a situation. गांधी के प्रेजेंस में क्या न हो जाए, तो वो भी संभव हुआ। उसके बाद गांधी जी प्लान करने लगे कि हमको कलकत्ता, उनको पंजाब के दंगों के बारे में सूचना मिली और वहां पता चला कि बहुत सारे हिंदू निशाने बन रहे हैं, तो वो
एक तरह से पंजाब के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की कि हमको पंजाब जाना है, और पंजाब के हुक्मरान को उन्होंने सूचना भी भेज दी कि हम पंजाब आ रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी पंजाब, चूंकि वहां पर हिंदू असुरक्षित थे। तो गांधी जी पंजाब के लिए चले, और जब पंजाब के लिए चले तो पहले दिल्ली रुके, और दिल्ली में जैसे वो बिरला भवन के सर्वेंट्स क्वार्टर में रुकते थे, रुके। और जब दिल्ली आए तो जब दिल्ली का नज़ारा उन्होंने देखा तो दिल्ली में क्या था कि दिल्ली देखो इंडो इस्लामी माने भारतीय इस्लामी संस्कृति का दिल्ली केंद्र रही थी, और दिल्ली का इतना ज्यादा महत्व रहा था इंडो इस्लामी कल्चर का केंद्र। तो दिल्ली इंडो इस्लामिक कल्चर का केंद्र रहा था, और दिल्ली इतना महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन अब क्या हो रहा था कि दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़े तो इंडो इस्लामिक कल्चर की तो धज्जियां उड़ गई। बहुत सारे मुस्लिम असुरक्षित होकर पुराना किला में छिपे हुए थे, बहुत सारे ऐसे थे जो लाल किला के अंदर छिपे हुए थे। तो जब गांधी जी आए तो बहुत सारे मुसलमानों को जान में जान आई कि हम बच गए। गांधी जब जाते थे, अब नोआखाली में गए तो हिंदुओं को बचाया, कलकत्ता में आए तो मुसलमानों को बचाया, चले पंजाब में हिंदुओं को बचाने, रुके दिल्ली, और दिल्ली में जब स्थिति खराब देखी, उन्होंने देखा कि बहुत सारे मुसलमानों ने अपने घर में, घर के अंदर बंद है, उनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, वह खुले सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारे लगभग 100 से ऊपर मस्जिदों पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था। तब गांधी जी बड़े दुखी और पीड़ित हुए, और उन्होंने वहीं पर आमरण अनशन आरंभ कर दिया बिरला भवन में, और कहा कि जब तक पूर्ण शांति देश में नहीं हो जाती तब तक हम इस अनशन को नहीं तोड़ेंगे। ये घटना मैं बता रहा हूँ, गांधी जी आए थे दिसंबर लास्ट में, और जनवरी 1948 में उन्होंने अनशन शुरू कर दिया 12 जनवरी। जब अनशन आरंभ किया तो गांधी जी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, क्योंकि अब गांधी जी की उम्र भी काफी हो चुकी थी, और उपवास करने से उनका जो किडनी है वो फंक्शन करना कम कर दिया था, और शरीर में अब ब्लड में यूरिया फैल रहा था। तो डॉक्टर जब उनके चेकअप के लिए आया तो डॉक्टर ने लोगों को बताया कि देखिए, गांधी जी को बचाना अब बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गांधी जी अगर अनशन नहीं तोड़ेंगे तो उनके जान पर खतरा होगा। तो माउंटबेटन भी चिंतित हो गया। तो माउंटबेटन ने जिन्ना से अपील की कि जिन्ना साहब, अगर आप मध्यस्थता करें और गांधी जी को समझाएं तो हो सकता है उपवास तोड़ ले। लेकिन जिन्ना ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब मौलाना अबुल कलाम आजाद गए गांधी जी के पास, और बड़ा फोर्सफुली कहा कि बापू, अब कुछ तो कम से कम आप होश में आइए और स्थिति की नजाकत को समझिए। आप जिस पूर्ण शांति की बात कर रहे हैं वो तो अब हिंदुस्तान में कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन आप हमें यह बता दीजिए कि हम मिनिमम क्या गारंटी आपको दे दें कि आप अनशन तोड़ लेंगे। तो गांधी जी ने 4 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को घर से निकलने की सुरक्षा मिले, सड़कों पर वह खुला चल सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 176 मस्जिदों पर जो हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है उसे वापस कर दे। तीसरा, एक मुसलमानों का एक सूफी संत थे, उनका उर्स होने वाला था। उर्स होता है कि उनका जो डेथ एनिवर्सरी होता है, डेथ एनिवर्सरी पर कोई उत्सव होता है, कवाली वगैरह गाए जाते हैं बड़े पैमाने पर। उसमें शायद कुछ हिंदू संगठनों ने चेतावनी दे रखी थी कि हम नहीं होने देंगे। तो वही कहा कि उनको उर्स का त्योहार सुरक्षित ढंग से मनाने की अनुमति और इजाजत मिले। और चौथा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वह रकम लौटा दी जाए जो उसके हिस्से का है। एक्चुअली उसमें हुआ ऐसा था कि आपको याद है कि कुछ फंड ब्रिटिश यहाँ छोड़कर गए थे, उस फंड का विभाजन भारत और पाकिस्तान के बीच होना था, और पाकिस्तान का उसमें शेयर था, और इंडिया फंड देने वाला ही था। माउंटबेटन ही के पास वो फंड था, तो इंडिया फंड देने वाला था। तभी
पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान में कबायली छापामारों ने हमला किया था, उसमें पाकिस्तान के सोल्जर्स भी थे और पाकिस्तान का पूरा एक कवर्ड प्लान था। तो इंडिया ने उस फंड को इस आधार पर रोक लिया कि अभी अगर ये हम फंड पाकिस्तान को देंगे तो वह फंड पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सैनिक प्रयोग पर खर्च करेगा। इसलिए उनका कहना था इस फंड को रोक लिया जाए। कांग्रेस ने फंड को रोक लिया, उसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि भाई फंड को रोक लिया जाए। उस फंड को रोक लिया। जब उस फंड को रोक लिया गया तो वही गांधी जी ने शर्त रख दी कि वो फंड पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो पाकिस्तान का शेयर है वो पाकिस्तान को मिल जाए। इस पर विशेषकर, वैसे तो जो वो मुसलमानों को बचाने की बात कर रहे थे, कुछ इससे भी वातावरण कोई अच्छा हिंदू जो कट्टर हिंदूवादी संगठन थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और विशेषकर जब फंड देने की बात उन्होंने कही तब जो कट्टर हिंदूवादी संगठन थे वो बहुत नाराज हुए। और इसी क्रम में उन कट्टर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कुछ लोगों को गांधी जी की हत्या के लिए डिप्यूट किया गया। उसी में मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे थे। वही जो पहले तो मदन लाल पहवा ने पहले गांधी जी पर बॉम्ब फेंका था 12 जनवरी के लगभग, लेकिन उसमें गांधी जी को नहीं लगा, दूर फटा, वो बच गया। और फिर वही 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। और इस तरह से गांधी जी को मुसलमानों का समर्थक समझकर ऐसा किया गया, जबकि नोआखाली में हिंदुओं को बचाया था और पंजाब वो हिंदुओं को बचाने के लिए ही जा रहे थे। ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो पहले इंसान थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ हिंदू अगर फंसे होते थे, हिंदुओं को जान में जान आ जाती थी कि गांधी जी आ गए हैं, अब हम बच जाएंगे। और अगर कहीं मुसलमान फंसे होते थे उनको यह कहकर सुकून मिलता था कि आप बच जाएंगे। जब मुसलमान वहाँ दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे तो घर घर जाके मुसलमानों का था आपका देश है, आप इसको छोड़कर मत जाइए। तो गांधी जी की इन हरकत को समझा गया। मुस्लिम समर्थक हरकत, उधर जिन्ना गांधी जी को प्रचंड हिंदू कहते थे। तो मतलब इसी पर मुझे शायर की एक पंक्ति याद आ जाती है कि शाहिद तंग नजर ने हमें काफिर समझा और काफिर ये समझता कि मुसम्मा है तो मतलब यह है कि हिंदू उनको मतलब जो कट्टर हिंदू थे उनको मुसलमान समर्थक समझते थे और जो मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुस्लिम थे उनको हिंदू समर्थक समझते थे। तो यही मतलब उनके साथ विडंबना रही। इस तरह गांधी जी की हत्या हो गई। ये बहुत बड़ा लॉस था। पार्टीशन का जो लॉस है वो इरेपेरेबल है। और एक अब जो देखो बेसिकली क्या हुआ, जैसे तुम अगर कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी देखोगे तो उसका एक जो अंतिम चैप्टर वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। भारत के विभाजन को बहुत अच्छा चैप्टर दिया है। अब क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि पार्टीशन के कारणों की चर्चा, पार्टीशन के कारणों की चर्चा होती थी उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसको हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन बोलते थे। मैंने पार्टीशन का हाई पॉलिटिक्स मतलब कारणों पर चर्चा होती थी। लेकिन अब पार्टीशन के कारणों से ज्यादा महत्व पार्टीशन के प्रभाव, जो उसका पार्टीशन का जो प्रभाव हुआ उस प्रभाव की चर्चा पर अब विशेष जोर दिया जाता है। माना जाता है कि पार्टीशन ने हमारे भारतीय राजनीति की दिशा को बदल दिया। पार्टीशन ने हमें पूरी तरह से, एक तरह से हमारे संविधान को बदल दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। और सबसे बड़ी चीज है कि पार्टीशन ने भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित किया। भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों को प्रभावित किया, दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। इसलिए पार्टीशन के प्रभाव को जानना बहुत आवश्यक है कि पार्टीशन ने हमें किस हद तक प्रभावित किया। इधर जो विशेषकर जो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी है वो अध्ययन करता है पार्टीशन में दंगे, हिंसा, जो कॉमन पीपल पर, पार्टीशन का जो कुलीन लोगों पर प्रभाव पड़ा, जो पार्टीशन को सेलिब्रेट कर रहे थे कुलीन लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, परंतु कॉमन पीपल के लिए तो हिंसा और विस्थापन, मेंटल ट्रॉमा, यही पार्टीशन से मिला। पार्टीशन ने बहुत इरेपरेबल लॉस दिया, बहुत सारे फैमिली उजड़ गए। तो अब इसी पर आपको मैं थोड़ा बताता हूं कि ये क्या है।
भारत का विभाजन भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे और शरणार्थियों का संकट तथा उनका भारत की राजनीति और विदेश नीति पर प्रभाव। नवगठित पाकिस्तान और भारत के बीच जनसंख्या का आदान प्रदान माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था। भारत एवं पाकिस्तान की सरकारों को अपने अपने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने को स्पष्ट रूप से कहा गया था, परंतु 15 अगस्त। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि नॉर्मली बहुत कम बच्चे जानते हैं कि क्या पार्टीशन में जैसे बहुत जो जनसंख्या का ट्रांसफर हुआ, इधर इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। जैसे पहले तो पंजाब में ही जनसंख्या का प्रवास हुआ, तो आप देखोगे कि बहुत तेजी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का प्रवास हुआ। लेकिन जो आप बंगाल में देखोगे तो बंगाल में शुरू में दंगे नहीं हुए, बंगाल में दंगों ने बाद में जोर पकड़ा और फिर धीरे धीरे जो बंगाल से जो माइग्रेशन हुआ, मैंने पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल की ओर, इसमें कलकत्ता वगैरह, तो अभी भी वो समस्या बनी हुई है। ईस्टर्न बॉर्डर पर आप देखते हो जो एनआरसी वगैरह या सीएए का जो प्रोविजंस है, तो बंगाल में जो जनसंख्या का आगमन हुआ वो धीरे धीरे हुआ, स्लो मोशन में हुआ। और तो इसमें क्या है कि देखो, कई लोगों को एक गलतफहमी यह है कि शायद जनसंख्या का जो प्रवास हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, वह कहीं ना कहीं माउंटबेटन प्लान का हिस्सा था। नहीं, वो माउंटबेटन प्लान का हिस्सा नहीं था। पहले यही तय हुआ था कि दोनों सरकारें अपनी अपनी हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को सुरक्षा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और दंगे हुए। पहले लोग किसी ने उसको ऑर्डेन नहीं किया, जब दंगे हुए तो दंगे में एक बड़ी जनसंख्या का विस्थापन इधर उधर हुआ। लेकिन पहले यही तय हुआ था कि दोनों सरकारें अपने अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देगी, वही कहा गया कि अपने अपने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा देने को स्पष्ट रूप से कहा गया था। परंतु 15 अगस्त 1947 के दिन अचानक दंगे आरंभ हो जाने के कारण जनसंख्या का पलायन शुरू हो गया। पंजाब में ही लगभग 1,40,000 जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। 1,40,000 मिलियन होना चाहिए, लाख नहीं, मिलियन। मिलियन का मतलब हुआ 14 लाख, 1 लाख मिलियन भी नहीं, हाँ 14 मिलियन, 1,40,00,000, 14 मिलियन जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ, 14 मिलियन। 8 अप्रैल 1950 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू लियाकत समझौता, इस समझौते में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद पाकिस्तान के दोनों हिस्सों से हिंदू और सिख आदि का आना सतत रूप से जारी रहा। अतः जनसंख्या प्रवास स्वतंत्र भारत की सरकार के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण घटना बनकर उपस्थित हुआ। देखिए, तो नेहरू लियाकत जो पैक्ट हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, उसमें यह तय हुआ था कि जो मुसलमान इधर, विशेषकर ईस्ट में बंगाल में, कि जो मुसलमान इधर आ गए हैं पूर्वी पश्चिमी बंगाल में, वो फिर दोबारा उनको पूर्वी बंगाल भेजा जाएगा, और जो पूर्वी बंगाल में जो मुसलमान पश्चिमी बंगाल से आ गए हैं उनको फिर दोबारा यहाँ पर लाया जाएगा। यही जो अल्पसंख्यकों को फिर जो दोबारा वापस भेजकर सुरक्षा देने की बात दोनों ने की, दोनों सरकारों ने गारंटी दी कि हम सुरक्षा देंगे। तो इसी पर उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जनसंघ तो उन्होंने बाद में बनाया, उसमें तो हिंदू महासभा के सदस्य हुआ करते थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नेहरू की मिनिस्ट्री में थे। नेहरू ने अपने पार्टी से बाहर के मिनिस्टर्स को भी लिया था, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर नेहरू की पार्टी से नहीं थे, लेकिन उनको वो इंडियन लेबर पार्टी ऐसा कुछ पार्टी थी उनकी, उनसे लिया था नेहरू ने। ये उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया था, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी पार्टी से नहीं थे। तो इन सबको भी उन्होंने मेंबर बनाया था। तो वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी लियाकत नेहरू पैक्ट के मुद्दे पर क्रुद्ध होकर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था उनकी मिनिस्ट्री से। तो जनसंख्या का प्रवास स्वतंत्र भारत के सरकार के समक्ष एक चुनौतीपूर्ण बनकर उपस्थित हुआ। अब इस घटना के कारण स्वतंत्रता पर काला धब्बा लग गया। विभाजन के दौरान लगभग 10 लाख लोग मरे, लगभग 2 करोड़ लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन हुआ। ठीक है, विभाजन का प्रभाव संविधान पर प्रभाव, देखो संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। आरंभ में ऐसा सोचा जा रहा था कि भारत में एक संघीय व्यवस्था कायम की जाएगी, परंतु विभाजन ने संविधान निर्माताओं को भयभीत कर दिया। अतः नए संविधान में फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्रीय सरकार के समानांतर राज्य सरकार की स्थिति बहुत कमजोर कर दी गई। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित कर दी गई तथा आपातकाल का प्रावधान लाकर केंद्र के हाथ में एक बड़ा हथियार दे दिया गया।
मतलब हम लोग की संघीय व्यवस्था तो ट्रू संघीय व्यवस्था नहीं हो सकी। अब देखो केंद्रीय सरकार को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया और प्रांतीय सरकार कमजोर। क्यों? विभाजन की मानसिकता। क्योंकि उसमें हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे उसमें खून की होलियां चल रही थी। मैं आपको बताऊं कि जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब विभाजन और दंगे नहीं हुए थे। तो तब का जो संविधान सभा की बैठक में जो तय हुआ था वो हुआ था कि प्रांतीय गवर्नरों का निर्वाचन होगा। अब समझ सकते हो प्रांतीय गवर्नर का अगर निर्वाचन होता तो राज्य सरकार को कितनी अधिक शक्तियां हो जाती, यह बात कही गई थी। लेकिन जब विभाजन हुआ तो विभाजन होने के बाद राज्य सरकार को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो किसी काम का नहीं रह गया। मतलब काम का तो है लेकिन मतलब ये कहना उचित नहीं है, मतलब केंद्रीय सरकार के समक्ष बहुत ही कमजोर है। मतलब आप समझ सकते हो, आप राज्य का नाम बदल सकते हो, केंद्र सरकार एक साधारण बहुमत से राज्य का आकार बदल सकता है, राज्य को टुकड़े में काटा जा सकता है। अब देखो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भी राज्य था, एक झटके में वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों मिला के एक राज्य हुआ करते थे, अब तेलंगाना एक अलग स्टेट बन गया। तो इस तरह से आप स्टेट के अस्तित्व को भी आप काट सकते हो, छांट सकते हो। तो फेडरेशन के नाम पर तो सबसे बड़ी सीमा यही है। फिर आपका जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं, अगर आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्थिति रहेगी? ये सब पार्टीशन का प्रभाव है। दूसरा, भारत में जिस प्रकार दलित वर्ग को विधानमंडल में आरक्षण मिला, पृथक निर्वाचन समाप्त करने के पश्चात भी मुस्लिमों को कोई आरक्षण नहीं मिला। तो मुसलमानों को वैसे अगर नॉर्मल कंडीशन अगर रहता तो उनको लेकिन उसमें इतना ज्यादा दंगे का माहौल और इतनी ज्यादा पारस्परिक वैमनस्यता थी कि उसमें संविधान सभा हिम्मत नहीं कर सकती थी कि मुसलमानों को किसी प्रकार का आरक्षण मिले। इतना ज्यादा सांप्रदायिक वैमनस्यता विद्यमान थी हिंदुस्तान में, विभाजन का प्रभाव था। राजभाषा के मुद्दे पर भी उर्दू अथवा हिंदुस्तानी भाषा की स्थिति नीची हो गई। राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को मान्यता मिली। उर्दू की दावेदारी समाप्त हो गई। पहले यह अनुमान किया गया था कि कम से कम संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 14 भाषा में उर्दू को भी स्थान मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब देखो 14 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में पड़ी, उसमें उर्दू को भी ला दिया जाता अगर नॉर्मल कंडीशन होता, परंतु उर्दू इसलिए नहीं आई क्योंकि मानसिकता लोगों की उसमें बहुत बदल गई थी विभाजन के कारण। और विभाजन के कारण नागरिकता का मुद्दा भी उलझ गया तथा यह बहुत लंबा खिंच गया। अंततः संविधान सभा इस पर निर्णय नहीं ले सकी और उसने यह मुद्दा भारत की नई संसद पर छोड़ दिया। अंत में 1955 में संसद में इस पर कानून बनाया गया। अब देखो नागरिकता का मुद्दा उलझ गया। मैं एक बात बताता हूं कि जो हमने नागरिकता का जो क्लॉज शुरू में देखो आर्टिकल 5 और 6 देखोगे तो पहले हम लोगों ने एक जस सोली के कॉन्सेप्ट को लिया था। जस सोली का मतलब हुआ कि जो इस धरती पर है, जो पैदा हुआ है, वो सब नागरिक होंगे। इस लिहाज में तो तुम समझ सकते हो जो शरणार्थी लोग जो आए वो तो इस धरती के नहीं थे, वो पाकिस्तान की धरती के थे। तो पहले शुरू में यही तय हुआ जब उधर से, जब यहाँ से दंगे हुए, यहाँ से बहुत सारे लोग जब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए, एक दौर तो सॉरी पाकिस्तान नहीं, उसमें पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, क्योंकि उसमें विभाजन नहीं हुआ था। तो जब 25 मार्च में जो दंगे हुए थे उसी में एक लॉट लोग यहाँ से, मुसलमान यहाँ से चले गए, यहाँ से पलायन करके चले गए पश्चिमी पंजाब। तो पश्चिमी पंजाब चले गए तो बहुत सारे घर खाली हो गए। तो पहले नेहरू और पटेल ने यह डिसाइड किया कि इन घरों को सुरक्षित रखा जाएगा और फिर दोबारा उनको बुलाकर और इन घरों में स्थापित किया जाए, फिर उनको अपने अपने घरों में, इसलिए उन घरों को खाली छोड़ा गया। लेकिन तभी क्या हुआ, उधर से जो दंगाइयों का, जब पाकिस्तान से जब दंगाइयों का दौरा आया तो उसमें 5 लाख दंगाई आए दिल्ली में, फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आए। उन घरों पर कब्जा करके वहीं पर बैठ गए जो यहाँ से जो मुसलमान लोग खाली करके गए थे उन्हीं घरों पर हिंदुओं ने कब्जा, हिंदू और सिखों ने कब्जा कर लिया। स्थिति बहुत बिगड़ गई। अब क्या है कि हमारे संविधान सभा में तुम देखो कि पहले जस सोली का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब चूंकि जो अब नए लोग आए थे यहाँ, वो अपने मिट्टी के नहीं थे तो पाकिस्तान के मिट्टी के, अपने रक्त संबंध के थे। अब रक्त संबंध के लोगों को कैसे छोड़ा जाए, तो कॉन्सेप्ट जो है वो बदल दिया गया और वह जस सोली से बन गया जस सैंगुनस। जो पहले जस सोली का कॉन्सेप्ट था वह जस सोली से बन गया जस सैंगुनस, मतलब अपने रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता को हम लोग प्राथमिकता देने लगे। एनआरसी भी आप देखोगे उसी की उपज है। तो ये कहीं ना कहीं
नागरिकता को भी प्रभावित किया। और फिर जब उधर से आए शरणार्थी और जब इन्होंने यहाँ के मुसलमानों के घरों पर कब्जा करके बैठ गए, तब वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा कि नेहरू जी, पंडित जी, अब स्थिति बिगड़ चुकी है, अब हम लोग अगर उन दंगाइयों सॉरी उन शरणार्थियों को जो मुसलमानों के घर पर कब्जा करके बैठ गए हैं उनको निकालेंगे तो अब देश में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा और वो भी शरणार्थी, उनको निकालना भी अमानवीय होगा। इसलिए अब बड़ी मुश्किल है उधर से जो लोग आना चाहते हैं उनको यहाँ लाना, बिकॉज जो यहाँ से लोग गए थे वो फिर लौटना भी चाहते थे, क्योंकि वहाँ जाकर पहले तो बड़े उत्साह में चले गए बहुत सारे मुसलमान, लेकिन वहाँ जाके देखा उन्होंने वह पाकिस्तान नहीं है जिसको जिन्ना मुसलमानों का स्वर्ग कहते हैं। वो पाकिस्तान में बहुत सारी खामियां हैं, वो वापस आना चाहते, लेकिन अब वापस कैसे आए, क्योंकि यहाँ तो पहले ही वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में नेहरू और पटेल ने डिसाइड यही किया कि उन लोगों को दोबारा आने की अनुमति ना मिले। इसलिए देखते हो नागरिकता में प्रावधान है 19 अप्रैल 1948 से पहले जो आया है उसको नागरिकता मिल गई है। 19 अप्रैल 1948 के बाद आने वाले लोगों को नागरिकता लेना पड़ेगा। मतलब ये जो स्पष्ट अंतर सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि 19 अप्रैल 1948 से पहले हिंदू सिख आए थे और 19 अप्रैल 1948 के बाद वह लोग लौट रहे थे जो लोग पाकिस्तान पहले जा चुके थे मुसलमान और दोबारा लौट कर हिंदुस्तान आना चाहते, तो उनके लिए अब काम को मुश्किल कर दिया गया। देखते हो कि भारत की घरेलू नीति पर प्रभाव और दंगे और विभाजन की स्मृति ने भारतीय राजनीति में विभाजन को अस्थायी बीज बो दिया और हिंदू और मुस्लिमों के बीच पारस्परिक अविश्वास बना रहा। अतः अल्पसंख्यक समूहों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना कठिन हो गया। फिर यह वैमनस्य समय समय पर दंगों के रूप में ही प्रकट होता रहा। इसलिए अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारतीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना रहा। ये सब प्रभाव है भारत की विदेश नीति तथा दक्षिण एशिया की राजनीति पर प्रभाव। शरणार्थियों की समस्या, भारत की पूर्वी सीमा पर चकमा शरणार्थी तथा रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या विभाजन के अस्थायी देन है। अभी भी देखोगे चकमा शरणार्थी की समस्या है और रोहिंग्या के बारे में आप लोग जाना होगा, वो विभाजन की ही देन है। दक्षिण एशिया में तुम देखते हो कि बाकी दुनिया के सारे संगठन स्टेबिलाईज हो गए, लेकिन सार्क स्टेबिलाईज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सार्क पर अभी भी विभाजन का प्रभाव है। दक्षिण एशिया में 3 विभिन्न राष्ट्रों का गठन तथा उनके बीच तनाव। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 राष्ट्र बन गए तथा इनके बीच भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण आज भी चुनौती बनी हुई। ये सब विभाजन का प्रभाव। विभाजन की एक प्रमुख देन है परमाणु हथियारों की होड़। देखो, परमाणु हथियारों की होड़ तथा आतंकवाद की समस्या। पाकिस्तान ने भारत से सामरिक समानता हासिल करने के लिए परमाणु हथियारों से लेकर आतंकवाद सभी का सहारा लिया। यह आतंकवाद केवल दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरा बन गया। पॉइंट। और विश्व के अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठन यथा आसियान, सेलाक, लैटिन अमेरिका में आदि निरंतर प्रगति कर रहे हैं, परंतु सार्क का विकास अवरुद्ध हो गया और इसका कारण है भारत पाकिस्तान का तनाव। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए, देसी रियासतों का विलय आपने पढ़ा होगा। देखो, एक पहला पार्ट आपको देसी रियासतों में राष्ट्रीय जागृति का प्रभाव क्या है, इस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, वैमनस्य का मतलब होता है बच्चे दुश्मनी। जो आप दुश्मनी कहते हो, जब आप दुश्मनी शब्द का प्रयोग करते हो तो दुश्मनी शब्द का मतलब हुआ वैमनस्य का मतलब हुआ दुश्मनी। लेकिन एक आश्चर्य हमें लग रहा है कि तुम लोग जो फेडरेशन का मतलब पूछ रहे हो, तुम लोग अभी पॉलिटिक कर रहे हो, पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन का मतलब संघीय होता है, संघीय व्यवस्था। और फेडरल सिस्टम इंडिया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आपने पढ़ा होगा, इसके लिए फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग होता है।
क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन है वो अमेरिका के फेडरेशन की तरह या स्विट्जरलैंड के फेडरेशन की तरह, ऑस्ट्रेलिया के फेडरेशन की तरह नहीं है। ये बहुत हद तक कैनेडियन मॉडल पर है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के फेडरेशन में केंद्र को जितनी शक्ति दी गई है वो अपने आप में बड़ी दुर्लभ चीज है। तो फेडरल शब्द का वही मतलब है। और मिस्टर अंकुर, तो मैं स्टूडेंट्स अब देखो, आपको याद है कि 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने निरंतर विस्तार की नीति जारी रखी थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने विस्तार की नीति छोड़ दी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिसको तुम देसी रियासत कहते हो, और ये देशी रियासत यहां पर आपके मैप पर दिया गया हुआ है कि ये प्रिंसली स्टेट्स है। जितना पिंक कलर आप देख रहे हो प्रिंसली स्टेट्स है। ये ब्रिटिश इंडिया है, येलो कलर ब्रिटिश इंडिया है। तो भारत के 3/5 भाग पर ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था और 2/5 भाग पर ब्रिटिश इंडिया, 2/5 भाग पर देसी राज्य थे। ये देसी राज्य पर कब्जा नहीं हुआ था, ऑटोनोमस थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ने इन्हें अपने अधीन बना लिया था, इन पर अपनी सर्वोच्च सत्ता थोप दी थी। सर्वोच्च सत्ता का मतलब होता है, अंग्रेजी में सुप्रीमेसी बोलते हैं। इनका प्रतिरक्षा, विदेश, संचार जितनी नीतियां थी ब्रिटिश के हाथों में जा चुकी थी। और चूंकि ब्रिटिश भारत में धीरे धीरे संवैधानिक विकास हो रहा था, लोगों में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हो रहा था, लोग ब्रिटिश से संवैधानिक रियायत मांग रहे थे। उधर जो देसी रियासत थी, वहां की जो प्रजा थी, उनकी प्रजा में भी धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके माध्यम से उनमें भी जागृति आ रही थी। और वो जागृति धीरे धीरे 20वीं सदी में और बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस पहले अपने आप को देसी रियासत से नहीं जोड़ रही थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हम देसी रियासत के मुद्दे में हमें डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। तो कांग्रेस ने अपनी नीति बनाई थी कि हमें देसी रियासत की पॉलिसी से अपने को दूर रखना है। लेकिन क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे देसी रियासतों में जागृति आने लगी। तो फिर कांग्रेस ने भी देखा कि भाई बहुत समय तक अगर हम भारत को राष्ट्र बनना है तो भारतीय राज्यों से भी तो संपर्क करना पड़ेगा। पहले उसने सोचा कि हम भारतीय राज्यों से अपने को दूर रखते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारतीय शासक हमसे नाराज हो जाएंगे। अब उसको लग रहा है कि भाई देखिए, ऐसा तो करना पड़ेगा, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर भारत का भविष्य का क्या होगा। तो फिर कांग्रेस ने पहली बार 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषित किया कि देसी रियासत भी, यानी देसी रियासत मतलब अब समझ रहे हो कि देसी राज्य हैं, वो भी भारत के अभिन्न अंग है, उनको हम अलग करके नहीं देख सकते। तो पहली बार चलिए उनको कहा कि भाई वो अभिन्न अंग है। लेकिन जब देसी रियासत में आंदोलन छेड़ने की बात हुई तो कांग्रेस ने अपना पांव पीछे कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि हम यह कर सकते हैं कि देसी रियासत के जो लोग हैं वो अपने बल पर आंदोलन चला सकते हैं, उस आंदोलन को हम समर्थन दे सकते हैं। उनका कहना यह था कि हम मतलब देसी रियासत के लोग अपने बल पर आंदोलन चला सकते हैं और हम उस आंदोलन को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम उनकी जगह आंदोलन नहीं चला सकते। पहले पॉलिसी यही रही। अब परिणाम हुआ कि धीरे धीरे देसी रियासत के लोगों में जागृति आने लगी और देसी रियासतों में क्षेत्रीय संगठन बनने लगे। उसी क्रम में तुम देखोगे कि प्रजा मंडल, जिसको कहते हैं स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस, की स्थापना होनी शुरू, और अंत में 1927 में चलकर मतलब बलवंत राव मेहता, GR अभ्यंकर और मणिलाल कोठारी के नेतृत्व में पहली बार अखिल भारतीय जन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इधर क्या हुआ कि 1930 में सविनय आंदोलन हुआ, तो उसका ही प्रभाव देसी रियासतों के लोगों पर पड़ा, हालांकि कांग्रेस ने अपने आप को दूर रखा उससे। फिर उधर 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, तो उसमें एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान था, जो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को मिलकर बनना था। लेकिन आपको तो याद है वो संघ आ नहीं सका, क्योंकि उसके लिए 50% देसी राज्यों की स्वीकृति चाहिए, और देसी राज्यों ने स्वीकृति नहीं दी तो वो संघ नहीं बन सका।
लेकिन इससे क्या हुआ कि देसी रियासत के जो लोग हैं उनमें धीरे धीरे जागृति आई, उनमें और भी उत्साह आ गया कि अरे हम ब्रिटिश भारत के ही अंग हैं। फिर 1935 के चुनाव के बाद आपको याद है कि 1937 में प्रांतीय सरकारें बनी, देसी सरकारें। तो प्रांतीय सरकारों में जो पहली बार ब्रिटिश भारत में जब प्रांतीय सरकारें बनी और लोगों को जन प्रतिनिधित्व मिला, इससे देसी रियासत के जो नेतागण थे वो और भी ज्यादा उत्साहित हुए। उन्हें लगने लगा कि अरे भाई, भारत वहां पर इतनी सारी सुविधाएं मिल गई, तो हम इन सुविधाओं से क्यों वंचित रहें, हमें भी यह सुविधा मिलनी। वो भी उस सुविधा के लिए प्रयास करना। और 1937 में बहुत सारे राज्यों में मूवमेंट शुरू हो गया। राजकोट में, जयपुर में, तेलंगाना में, कई क्षेत्रों में मूवमेंट शुरू हो गया देसी रियासत में। और उसमें गांधी जी ने भी राजकोट के मूवमेंट में हस्तक्षेप किया। मैं आपको बताऊं कि अब कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी और युवा नेता थे उनको कहने लगे वो कि नहीं, देसी रियासतों को हम ब्रिटिश भारत से अलग नहीं मान सकते, वहां पर भी अब मूवमेंट चलेगा। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में उसको एम्फेसाइज किया गया इस बात को कि अब अगर भविष्य में कांग्रेस जो भी आंदोलन चलाएगी वो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों में होगी। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो ब्रिटिश भारत और देसी रियासत ये दोनों में चला था। तो इस तरह से तुम देखते हो कि धीरे धीरे देसी रियासतों के लोगों में जागृति आने लगी थी। और हम्म 1861 में एक अधिनियम आया था, मैंने बताया था 1857 के विद्रोह के 1858 के बाद। तो उसमें देखो 1861 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में प्रावधान यह था कि जैसे देखो, पहले तुम उसको ऐसे समझो, जैसे जैसे मान लो कि ये क्षेत्र है, इसको ऐसे समझो तुम अभिषेक, जैसे वायसराय की, ये वायसराय है और वायसराय की काउंसिल है। 1861 में वायसराय की काउंसिल में जैसे 4 मेंबर्स तो पहले थे, आपको याद होगा 3 मेंबर्स पहले थे। 1833 के चार्टर में चौथे मेंबर के रूप में कौन जुड़ गया था, तो एक विधि सदस्य जुड़ गया था। अब इसमें 1861 के अधिनियम में एक 5वां मेंबर्स जोड़ दिया गया, 5वां मेंबर्स। तो कार्यपालिका में 5 सदस्य हो गए, क्योंकि 5वां मेंबर्स कौन जुड़ा, ये थे विधि विशेषज्ञ। जैसे चौथा आपको याद है, लॉर्ड मैकाले 1833 के चार्टर में विधि सदस्य के रूप में जुड़ा था, तभी तो मैकाले कोड बनाया था। ये विधि विशेषज्ञ जुडिस्ट जुड़ा, एक 5वां मेंबर एग्जीक्यूटिव में जुड़ गया। फिर ऐसा सोचा गया कि देखिए तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, लेकिन विधि निर्माण के लिए हमें इस काउंसिल से बाहर के लोगों को जोड़ना चाहिए। ये तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका काउंसिल थी, जैसे कैबिनेट होता है, इसको तो विधि निर्माण में रोल होना ही है। जैसे आप देखो पार्लियामेंट्रियन मॉडल में क्या होता है, तुम तो संविधान पढ़ते हो, कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और जो सरकार है, सरकार के मंत्री भी संसद के मेंबर्स होते हैं, वो भी कानून बनाते हैं, वो भी वोटिंग करते हैं। लेकिन जो संसद के मेंबर्स वो सरकार नहीं चलाते हैं। तो ये 5 मेंबर सरकार चला रहे हैं और कानून बनाने में भी रोल है। और इसके अलावा इसमें 1861 के अधिनियम में तय हुआ कि टोटल हम 6 से 10 लोगों को, अतिरिक्त लोगों को हम विधि निर्माण के लिए काउंसिल से जोड़ दें, और ये जो मेंबर्स होंगे ये केवल विधि निर्माण का काम करेंगे। तो यही 1861 के अधिनियम का प्रावधान, 1861 का अधिनियम। अभिषेक, क्लियर हुआ आपको? ओके। तो अब देसी रियासतों के विलय में बाधाएं क्या थी। जब भारत को आजादी मिली तो 563 देसी रियासत थी। अब इन देसी रियासतों को कैसे शामिल किया जाए, तो इसमें देखो हमने 2-3 चीजें बड़ा साइंटिफिकली दे दी है। एक मैंने दे दिया है, आपको याद होगा कि देसी रियासत के विलय में बाधाएं, और देखो इसको हम ऐसे कर देते हैं। पहले आप देसी रियासतों के विलय का मुद्दा,
इसमें पहले आप पढ़ना बाधाएं। बाधाएं क्या है इसको देखो। तो देसी रियासत के विलय में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं ये है, तो कुछ देसी रियासतों के जो शासक हैं वो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता की समाप्ति के पश्चात स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा में थे। मतलब वो राजनीतिक तात्कालिक राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते थे। मतलब कुछ ऐसी देसी रियासतें के लोग थे जो चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो जाए, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग फॉर देयर फ्रीडम, दे वर इंक्लाइंड फॉर देयर फ्रीडम। वो इस बात के प्रति कृत संकल्पित थे कि हमें हर स्थिति में आजादी लेनी है। तो वो आजादी के लिए बहुत प्रयासरत थे। एक फैक्टर है जो देसी रियासतों के लोगों को आजादी की आकांक्षा दिलवा रही है। दूसरा है कि स्वयं ब्रिटिश काउंसलर था, वो भी देसी रियासतों को भड़का रहा था। मतलब चुपके चुपके उनको यह कह रहा था कि आप अरे रहो। अब देखो ब्रिटिश काउंसलर क्यों भड़का रहा था, इसके कारण को मैं बताता हूं। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश काउंसलर को लगता था कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप में तो आप देख ही रहे हो जो मानचित्र मैंने दिखाया है, तो उनको लगता था चूंकि शीत युद्ध छिड़ चुका था यूरोप में। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कोल्ड वॉर पढ़ाऊंगा। जब शीत युद्ध शुरू हो गया था तो मुद्दा यह था कि भारत तो पहले से गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा था, गुटनिरपेक्षता की मांग कर रहा था। उनको लगता था कि भाई अगर शीत युद्ध होगा और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी है तो फिर हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो इन्होंने कुल मिलाकर सोचा कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप में तो हमें जगह मिलेगी नहीं। एक जो पाकिस्तान का निर्माण इन्होंने कराया है बाद में, उसका एक मकसद कहीं ना कहीं यह भी था कि भविष्य में शीत युद्ध में सोवियत रूस और अमेरिका के बीच था, और सोवियत रूस जब अफगानिस्तान में जब प्रवेश करेगा, घुसेगा, तो हम पाकिस्तान को ही आधार बनाकर सोवियत रूस से अफगानिस्तान में लड़ेंगे। और वही हुआ। तो शीत युद्ध का अगर आप इतिहास आपको बताएंगे तो क्या हुआ, सोवियत रसिया अफगानिस्तान में घुसा, अमेरिका ने पाकिस्तान को आधार बनाकर उसे संघर्ष किया, और अंत में सोवियत रूस पराजित हुआ। तो यही हाल था। तो इनका जो बेसिकली कोशिश थी कि भाई अगर हम कुछ कम से कम देसी रियासत आज़ाद हो जाएंगे तो वहाँ पर हम अपना सैनिक अड्डा बना सकते हैं। कुछ कुछ उनको लालच भी था, जैसे त्रावणकोर था, वहाँ पर त्रावणकोर में मोनाजाइट का उत्पादन होता था, जिसे यूरेनियम निकलता था। उनको लगता था परमाणु हथियार में यूरेनियम काम आएगा, तो कहीं ना कहीं वो त्रावणकोर को चाहते थे आज़ाद करवाना। तो ये सब तरह की चीज़ें थी। तीसरा क्या है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो नीति थी, जो तीसरा मैंने दिया हुआ है, वो मोहम्मद अली जिन्ना की नीति थी, उसको कहते हैं डॉग इन द मॉन्जर पॉलिसी। बिल्ली नहीं खाएगी तो गिरा भी देगी। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि उनको कम देसी रियासत का विलय होना था, अधिकांश भारत में होने वाला था। वो सोचते थे कि अगर विलय ना हो तो भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, हमें कम नुकसान होगा। तो अब देखिए, अब ये स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व मैंने 18 जुलाई को, मैंने 18 जून को, 18 जून को मैंने इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई अगर देसी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो हमें कोई मतलब स्वतंत्रता से ठीक पहले अगर देसी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना कुल मिलाकर देसी रियासत को स्वतंत्र रहने के लिए भड़का रहे थे। अब वह कौन से कारक थे जिसने भारत को देसी रियासत, जैसे मैंने आपको कहा, तो दूसरा कारक हो जाएगा विलय। अब देखो, एक बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था जो मैं आपको यहीं स्पष्ट करना चाहता हूं। 2021 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है देसी रियासतों के विलय पर। मैं यहां थोड़ा उसकी चर्चा कर देना चाहता हूं। जैसे आपसे पूछा गया था देसी रियासतों के विलय में
विलय में प्रशासनिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं क्या थी? मतलब आपसे पूछा जाए कि देशी रियासतों के विलय में जो बाधाएं थी उसमें प्रशासनिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं क्या थी? तो जो प्रशासनिक बाधाएं हैं वो ये है कि किसी राज्य का आकार बड़ा तो किसी का बहुत छोटा, किसी का बहुत छोटा। छोटा तो अब किसी का आकार बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, तो अब यह तय नहीं हो पा रहा है कि किसको किस शर्त पर विलय कराई जाए, मतलब किसको किस शर्त पर विलय कराई जाए, नंबर वन। नंबर टू, देखो अब एक समस्या आई कि उनकी सेना, ये भविष्य का प्रश्न, जैसे कुछ अगर बड़े राज्य थे तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति का लाभ उठाकर बड़ी सेना तैयार कर ली। तो अब सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी सेना का क्या होगा, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। तो फिर स्वतंत्रता के बाद भारत की सेना में एडजस्ट किया गया उनको। तीसरा ये है कि पृथक पृथक राज्य का ब्रिटिश से अलग अलग समझौता, इन जो राज्य थे देशी रियासत का, उनका ब्रिटिश से अलग अलग समझौता हुआ पड़ा था। यानी किसी राज्य का समझौता यह था तो किसी दूसरे राज्य का अलग। तो अब उनको कैसे उनके साथ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो ब्रिटिश के साथ अलग अलग समझौता किया हुआ है, सबकी शर्त अलग अलग है। और एक तुम और दे सकते हो चौथा, कि जैसे विभिन्न राज्यों के विकास का पृथक पृथक स्तर था। तो अब ये भी समस्या खड़ी होती थी कि उन राज्यों का विलय कैसे किया जाए, क्योंकि उन राज्यों के विलय में एक बाधा यह थी कि विभिन्न राज्यों का जो स्तर था वो पृथक पृथक स्तर था विकास का। कोई राज्य ज्यादा विकसित था तो कोई राज्य कम विकसित था, उनके विकास का ही पृथक पृथक स्तर है। तो इन सबको कैसे एक साथ एडजस्ट किया जाए इसके बीच, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा प्रश्न था। तो इस प्रश्न को हम एडजस्ट करना चाहेंगे। तो ये प्रश्न अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू इट। इस तरह से आप देखते हैं कि टोटल ये मुद्दा। अब सामाजिक सांस्कृतिक जो चुनौती है, ये सामाजिक सांस्कृतिक में है कि सांप्रदायिक दंगे एवं तनाव, ओके। जैसे एक चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था तो उसमें भी गुटबंदी थी, यानी हिंदू, जैसे एक तरफ भोपाल का राजा, भोपाल का शासक मुस्लिम था और उसको हैदराबाद के शासक से सह मिलती थी, तो भोपाल हैदराबाद का एक गुट था, दूसरा बीकानेर और पटियाला का दूसरा गुट था। पटियाला का शासक सिख था और बीकानेर का जो शासक था वो हिंदू था। तो आप कह सकते हो कि चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में
ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बोलते हैं। तो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, जैसे भोपाल और हैदराबाद की मंशा थी कि नहीं, कभी भारतीय सरकार के साथ हम विलय नहीं करेंगे, और वो एक भड़का रहे थे राज्यों को कि आप विलय मत करिए। तो सांप्रदायिक आधार पर विभाजन। और कुछ क्षेत्रों में क्या है कि राजा मुसलमान और प्रजा हिंदू, जैसे आप देखोगे, और कहीं राजा हिंदू और प्रजा मुसलमान, जैसे जम्मू कश्मीर में हरि सिंह हिंदू थे तो बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी कश्मीर में, और जम्मू में हिंदू थे। और इधर बीकानेर, यहाँ पर तुम देखोगे हैदराबाद में तो राजा मुसलमान है तो बहुसंख्यक प्रजा हिंदू है, और जूनागढ़ में राजा मुसलमान है और बहुसंख्यक प्रजा हिंदू है। तो आप ऐसा कहोगे कि कहीं शासक मुसलमान तो बहुसंख्यक प्रजा हिंदू, प्रजा हिंदू, और कहीं शासक हिंदू, कहीं शासक हिंदू तो बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान। बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान 150 शब्द का क्वेश्चन है, काफी है इतना। 2022 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो यही मुद्दा है। अब मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली बाधाएं तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी देसी रियासतों को प्रेरित करने वाले, विलय को प्रेरित करने वाले कारक थे। सबसे बड़ा कारण तो जन आंदोलन था। मैं आपको बताऊं, आप लोग भी जानते हो कि देसी रियासतों के विलय में जन आंदोलन, मतलब देसी रियासतों के विलय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें वल्लभ भाई पटेल की बड़ी सराहना होती है कि वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा काम किया देसी रियासतों के विलय में, उन्होंने यह किया वह किया। ये बात सही है, वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को हम नकार नहीं सकते, बहुत बड़ा रोल है उनका, लेकिन उनसे कम बड़ा रोल जन आंदोलन का नहीं है। उनका अगर वहां के शासक डर रहे थे तो अपनी प्रजा से सबसे अधिक डर रहे थे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसी गेम प्लान का इस्तेमाल वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। वल्लभ भाई पटेल ने उन शासकों को डराया था कि देखिए, अगर आप लोग 15 अगस्त 1947 से पहले विलय नहीं करते तो आपकी प्रजा ही आपके अगेंस्ट में खड़ी होगी, और तब हम अपनी शर्तों पर विलय करवाएंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वल्लभ भाई पटेल के साथ काम करने वाले जो बीपी मेनन थे, जो राज्य विभाग से भी जुड़े हुए थे, तो बीपी मेनन ने वल्लभ भाई पटेल की एक बायोग्राफी लिखी। उसमें उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को बहुत आदर्शीकृत तस्वीर प्रस्तुत किया। तो चूंकि वल्लभ भाई पटेल का एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत किया, इसलिए जो वल्लभ भाई पटेल थे वो एक आदर्श का मॉडल बन गए। लेकिन अगर आप गहराई से जाकर देखोगे तो इनके बारे में कहा जाता है, जो यहाँ के लोग हैं उनको कहा जाता है अनसंग हीरो, दे वर अनसंग हीरो। इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अनसंग हीरो हैं। मतलब वो जो वहाँ के देसी विरासत की प्रजा है, उसने बहुत बड़ा रोल किया है प्ले। और दूसरा देखते हो कि भारतीय राज्यों के विलय के मुद्दे कांग्रेस का असमझौतावादी रुख, जैसे कांग्रेस का असमझौतावादी रुख है, कांग्रेस ने इस बात को शुरू से ही स्पष्ट कर दिया कि देखिए, हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता को कबूल नहीं करेंगे, थोड़ा भी, उसने कहा जीरो टॉलरेंस। आपको दूसरा जो भी बात आपको करनी है हमसे करिए, अब दूसरा कोई भी रियायत चाहते हैं तो हम करें, देंगे आपको, लेकिन पहली बात आपको स्पष्ट कर दे कि आप अगर स्वतंत्र होने की चाहत रखते हैं तो उसका कोई उसके लिए जगह नहीं। तो कांग्रेस इसमें कंप्लीट शुरू से ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग थी कि हम आपकी स्वतंत्रता को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे। और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अपनाई गई छड़ी और पुरस्कार की नीति। अब पुरस्कार की नीति, देसी रियासतों के विलय में वल्लभ भाई पटेल तथा उनके सचिव वीपी मेनन की अहम भूमिका रही।
पटेल ने इन शासकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ी ही व्यावहारिक रणनीति अपनाई, जिसे छड़ी एवं पुरस्कार की नीति का नाम दिया जाता है। पुरस्कार की नीति के तहत देशी रियासतों को समझा बुझा कर विलय के लिए राजी करने का कार्य किया गया। इस नीति के तहत उन्होंने निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई। देखो, दो एग्रीमेंट है, एक है स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट से तात्पर्य है जो संबंध पहले भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्राउन के साथ बने हुए थे, मतलब जो संबंध, तीन ही विषय, वही संबंध भारतीय राज्यों के नव स्थापित डोमिनियन के साथ बने रहेंगे। डोमिनियन मतलब जो नया जो भारत बना, डोमिनियन स्टेटस। पटेल ने कहा, इन शासकों से अपील की कि आपको अपने सीमित अधिकार ही त्यागने होंगे। ये अधिकार है प्रतिरक्षा, विदेश और संचार। आपके बाकी अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे। फिर ये वे अधिकार हैं जिनका उपयोग आपने कभी नहीं किया है। इससे पूर्व इन अधिकारों का उपयोग ब्रिटिश के द्वारा किया जाता रहा था। मतलब ये अधिकार मैं आपसे प्रतिरक्षा, विदेश, संचार दे दीजिए। मतलब थोड़ा मजाक के टर्म, मतलब एक बोला कि आपके खजाना आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी, और थोड़ा मजाक के मूड में कहा आपकी बीवियां आपको मुबारक है, उसमें भारत सरकार कोई शेयर नहीं लेगी। मतलब थोड़ा सा इस मूड में इन्होंने कहा, लेकिन तीन विषय को केवल आपको खोना है। तो शुरू में स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का मॉडल रखा, और तब दूसरा मॉडल रखा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का, वही आपको यहाँ पर सूचना दी गई है। और फिर दूसरा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके तहत संबंधित राज्य के शासक के द्वारा भारत सरकार को अपना भूभाग सुपुर्द किया जाना था तथा उस भूभाग पर भारत सरकार की संपूर्ण सत्ता को स्वीकृति देनी थी। इन शासकों के द्वारा न केवल अपनी तरफ से बल्कि अपने भावी उत्तराधिकारियों की तरफ से भी भारत सरकार को संबंधित क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता की गारंटी दी जानी थी। बदले में भारत सरकार के द्वारा उन्हें एक खास रकम पृथ्वी पर्स के रूप में दी जानी थी। उन्हें अपनी निजी संपत्ति, पैसा, रुपया, आभूषण आदि तथा अपनी उपाधियों को बनाए रखने का भी अधिकार दिया गया। उन्हें अपने उत्तराधिकारी को तय करने की पूरी छूट थी। दैट इज हियर द पॉइंट। तो मैं स्टूडेंट्स, अब आज मैं यहीं रुक रहा हूं, इसको मैं जारी रखूंगा, और थोड़ा कल के लिए मैं आपसे छुट्टी ले रहा हूं, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा ये कुछ काम आवश्यक पड़ गया है, तो मैं इस समय मौजूद ही यहाँ नहीं रहूँगा। तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं लूँगा, मैं परसों आपका क्लास लूँगा, वैसे आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो आज यहीं रुकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप जारी रखिए पढ़ाई।